साथियों नमस्कार। 72nd बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत सारे लोगों ने आप में से कहा था कि इस समय अगले जो 75 से 80 दिन हैं इसमें हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल शॉर्ट में हमने चीजों को लिखा है यहाँ पे और 110 मार्क्स प्लस की स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करूंगा। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि क्या आपका आया है कि आप हमें बता रहे हैं, तो जी हाँ, एक बार नहीं कई बार आया है और अलग अलग एग्जामिनेशंस में आया है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं बात बोलूंगा वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा, क्योंकि जब आप कोई काम कर लेते हैं और उसके बाद जब आप किसी को बताते हैं वही बात, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं अच्छा बता रहा हूं। नाउ हम लोग इसमें देखेंगे कि बीपीएससी का फोकस कहाँ रहता है, किन एरियाज पे हम कम मेहनत करके ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, ट्रेंड क्या रहा है, बीपीएससी क्वेश्चन उठा कहां से रहा है, कौन सी किताब पढ़ें, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कौन सी रिसोर्स पढ़ें, टेस्ट पेपर के साथ क्या करना है कि बीपीएससी का पीवाईक्यू लगाएं, यूपीएससी का लगाएं, यूपीपीएससी का लगाएं, कितना क्वेश्चन लगाएं और जनरल एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कितने घंटे की पढ़ाई करें, कहाँ फोकस करें, सुबह में क्या पढ़ें, शाम को क्या पढ़ें। देखो, हंसने के लिए बहुत सारे लोग हंस देंगे कि इससे भी फर्क पड़ता है क्या। बहुत फर्क पड़ता है। आप रात में खाना खाते हैं, जो सुबह में जो खाना खाते हैं, बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं सुबह में अगर ठंडा कुछ खा लिया तो जुकाम हो जाएगा, रात में ठंडा कुछ खा लिया तो जुकाम हो जाएगा। डॉक्टर उन्हें एडवाइज करता है कि आप दोपहर में खाइए। इसी तरह रिवीजन अगर आप सुबह में करते हैं, जब आपका माइंड फ्रेश है, तो बहुत जल्दी आप चीजों को ग्रास्प कर लेते हैं, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। नाउ हम लोग एक एक करके देखते हैं। वीडियो मैं कोशिश करूंगा बहुत लंबा नहीं हो। देखिए, 110 प्लस हमें मार्क्स लाना है और ये कैसे भी करके लाना है और ये बिल्कुल आसान है और मैंने पहले भी लाया है और जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन है उसमें भी लाया है। तो आई कैन टेल यू कि कैसे ये हो सकता है। देखो, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। तो मैं सबसे पहले अपना फोकस देखता कि यार करंट अफेयर्स की जो 30 से 35 सवाल है, मेरे अगर 35 सवाल, जैसे पिछली बार 33 क्वेश्चंस आए हैं, अब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा तो कितने आ रहे हैं, कोई 25 बोल देगा, कोई 34 बोल देगा, नहीं, क्लियर पता होना चाहिए कि 33 क्वेश्चंस आए हैं। चलो एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, नो प्रॉब्लम। 30 से 35 अगर मोटा मोटी सवाल आ रहा है तो ये इट कैन मेक यू और इट कैन ब्रेक यू। यहां पे जो स्टूडेंट अगर फेल हुआ तो वो हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में किसी से आप बहुत ज्यादा लीड नहीं ले पाएंगे। अगर पॉलिटी का 10 सवाल, मान लीजिए अगर 14 सवाल आया है, तो 12 आप कर लेंगे तो सामने वाला भी अगर कितना भी खराब होगा तो 10 वो भी कर लेगा। तो आप बहुत लीड नहीं ले पाएंगे। लेकिन करंट अफेयर्स की स्थिति ऐसी हो जाती है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 35-33 सवालों में से 8-10 सवाल सॉल्व किए, बाकी गलत किए, मिला जुला के आ जाते हैं जीरो पे। तो वो टोटल के टोटल 30 से 35 सवाल उनके वेस्ट हो जाते हैं ना। दूसरा कोर सेक्शन है, आप यहां पे देखेंगे 90 क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरा कोर सेक्शन है जनरल साइंस का, 30 क्वेश्चन आ रहा है। सोच के देखो, जो नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, आप आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि इस चीज को समझना। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे, इसके लिए हमने पूरा प्रयास किया है और बहुत सारे सोर्सेस को मिला करके। और आप क्लास पे यहां ज्यादा ध्यान देंगे, यहां आप नोट्स पे कम ध्यान देंगे, प्लीज, हम पहले ही आपसे बता दे रहे हैं। बहुत ही डिटेल्ड में आप देखेंगे, करीब इतना हम तो कोशिश नहीं कर रहे थे कि इतना देर का जाए, बट अराउंड 15 प्लस आवर्स का केमिस्ट्री का लेक्चर है। आप इंटू टू पे करके सुन लो ना, इंटू टू पे करके अगर आपके 8-10 सवाल 7-8 घंटे के लेक्चर से बन जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको। जो है संग जो फिजिक्स के टीचर हैं गौरव सर, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस क्वालिफाई किए हैं, अगर उन्होंने वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी है वो बहुत ज्यादा है। केमिस्ट्री के लिए आपको जो सर हैं वो एनआईटीएन है। बायोलॉजी के लिए आपको दो दो डॉक्टर पढ़ा रहे हैं, इनफैक्ट बायोलॉजी में क्लास मैं भी लूंगा। हिस्ट्री में आपके 30 सवाल आ रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर हमारा भी एफर्ट कहीं पे है तो हिस्ट्री में है। बैकग्राउंड में सारी चीजें ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड हैं, थोड़ा सा हमें और समय चाहिए, क्योंकि एक एक फैक्ट को वेरीफाई करना कि कहीं कोई स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं रह गई, कहीं कलरिंग में कहीं नहीं कुछ छूट गया, प्रेजेंटेशन थोड़ा और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इजिली ग्रास्प हुए में कैसे कर सकते हैं, कहीं कोई टर्मिनोलॉजी ऐसी तो नहीं है जो सेल्फ स्टडी में दिक्कत होगी। और खासकर आप मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस कीजिएगा, यहां से आप देखेंगे तो 50% से 2/3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आप में से बहुत सारे लोग, हम बुक्स की भी आगे बात कर देंगे। नाउ ट्रेंड एनालिसिस आप देखिए, 71 बीपीएससी में 71st में आप देखेंगे करंट अफेयर्स से 31, सॉरी 33 क्वेश्चंस वेर देयर, साइंस से 28 क्वेश्चन,
हिस्ट्री से 24 क्वेश्चन, हालांकि हिस्ट्री से करीब 30 रहता है, साइंस से भी रहता है लगभग, तो 24 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 17, बिहार स्पेशल से 16, पॉलिटी से 14, जनरल मेंटल एबिलिटी इसमें रीजनिंग ही था बेसिकली तो 10 था, और इकोनॉमी से 8 क्वेश्चन। आप जो हमारे मैथमेटिक्स के टीचर हैं आपने उनको देखा होगा, तो एमटेक है एनआईटी से, और 10 सालों से अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं और मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं उड़ीसा के राउरकेला में। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब जो लोग भी हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर हमसे कोई बेहतर पढ़ा सकता है तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स आप आइए और पढ़ाइए, और अगर नहीं तो हम खुद उसमें आपके साथ मेहनत करेंगे, राइट। नाउ बुक्स और रिसोर्स की हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग आप पूछते हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए तो यार इसमें मेरा कोई हेजिटेशन भी नहीं होगा कहने में कि आप आंख मूंद करके आईएएस पीसीएस फैक्ट्री का करंट अफेयर पढ़ लो। आप टॉपर से पूछ लो, आस्क एनी टॉपर, या फिर जिन स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है आप उनसे बात कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, या आप कंटेंट देख करके खुद देख लो। ना साइंस के लिए अगर आप एनसीईआरटी की किताब फॉलो करना चाहते हो तो एनसीईआरटी से आपका बेस बनता है। आप एनसीईआरटी को एक बार जरूर गो थ्रू कर जाओ, और अगर आप एनसीईआरटी गो थ्रू कर गए हैं और सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारी समरी वर्जन में आती है, जैसे कि महेश बर्नवाल की, या फिर आप देख सकते हैं कि घटना चक्र की आती है, या फिर आप चाहें तो लूसेंट का पढ़ सकते हैं। बट यार मेरा ऐसा मानना है ना कि उन सबको जब हमारे टीचर्स रेफर कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए, वो तो ऑप्शन एनीवे आपके पास है। अगर आपको टीचर की कोई बात नहीं समझ में आएगी एनीवे आप रेफर कर लेंगे, बट स्टिल दीज आर द बुक्स यू कैन फॉलो अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं। हिस्ट्री के लिए एंशियंट मिडीवियल आप चाहें तो ऑफ कोर्स एनसीईआरटी काफी है। आप चाहें तो वन लाइनर जैसे कि लूसेंट का किताब पढ़ सकते हैं। मॉड और सतीश चंद्रा जो मिडिवियल के लिए है, और एंशियंट के लिए आप देखेंगे तो आर एस शर्मा की किताब आती है, और मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हैं, काफी डिटेल्ड किताब है। देखो बिपिन चंद्रा के साथ मैं इसलिए नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि बिपिन चंद्रा में अगर आप मेंस लिखना चाहते हैं तब बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। आप प्लासी टू पार्टीशन पढ़ेंगे, मेंस लिखना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। आप बीएल ग्रोवर पढ़ेंगे, प्रीलिम्स का बहुत डेटा मिलेगा, और उतना इनरिच्ड डेटा बीएल ग्रोवर जितना, मैं दावे के साथ कहता हूं इतना इनरिच्ड डेटा किसी में नहीं मिलेगा। बट उसमें आप देखेंगे तो बुक्स में सेलेक्ट ओपिनियंस लिखी हैं कि इन्होंने किन के बारे में क्या कहा, क्या पता एक दो सवाल हमारे में भी आ जाए। तो बहुत शॉर्ट में हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी इंक्लूड कर दें। नाउ आप ज्योग्राफी के लिए यार नाइन्थ नाइन्थ आप चाहो तो 9th 10th अगर एकदम कमजोर है तो वो पढ़ लो एनसीईआरटी, और नहीं तो 11th 12th का जो 4 किताब है डायरेक्टली पढ़ लो। एक ज्योग्राफी थ्रू आपको मैप्स करना होगा, और इस बार मैपिंग के लिए हम लोग एक सीरीज चलाएंगे, और मैपिंग पे डेफिनेट एक एक, जब ज्योग्राफी पूरी खत्म हो जाती है तो हम लोग पूरी ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। नाउ आप अगर पॉलिटी आप देख लीजिए, क्या बचा हमारा, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद यहाँ बिहार होगा। ओके, बिहार, अगर बिहार का हम सेक्शन देख लेते हैं तो बिहार में आपको, आप चाहें तो इम्तियाज अहमद सर का किताब पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में आप केबीसी नैनो का किताब पढ़ सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम में एडुटेरिया का तथ्य सार भी पढ़ सकते हैं। बट देखो जितनी भी ये किताबें हैं, अगर जो हमने मटेरियल तैयार की है हम लोग उसको भी इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, और उस किताब में आपको ऐसा कोई फैक्ट नहीं मिलेगा जो इन किताबों में नहीं हो। इनफैक्ट इन सारे किताबों का हो सकता है कि इन सारी किताबों में मिलकर जो फैक्ट नहीं मिलेगा वो हमारी नोट्स में आपको मिलेगा, और बहुत ही कम पेजेस में उसको हम लोग समराइज करेंगे। और इनफैक्ट पिछली बार आप देखेंगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो उसमें से नहीं आया है। आप जिन लोगों ने भी, जिन लोगों ने, जिन जो लोग जुड़े थे वो समझ रहे हैं इस बात को, या उनके पास अगर नोट्स है तो वो आज भी मैच कर सकते हैं। ना पॉलिटी के लिए तो आई थिंक मैं खुद क्लास लेता हूं तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अदरवाइज आप लक्ष्मीकांत का सेलेक्ट चैप्टर्स पढ़ लीजिएगा। जनरल मेंटल एबिलिटी का एक वीडियो है, देखो यार इसमें लॉजिक है, आप सुडोकू बनाते होगे, आप कुछ भी मतलब 2+2 ऐसे जोड़ते रहते हैं, इनटू करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सीरीज बनाते हैं, डायरेक्शन का है, ब्लड रिलेशन है, बहुत सिंपल है, आप अपने घर में देखते हैं मामा ताऊ। इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लो, और मैथ्स का जो क्लास हम करवाए हैं उतना कर लो। बिना काम का अगर आर एस अग्रवाल सर का इस समय बुक्स बनाने बैठोगे यार, टाइम कॉस्ट एनालिसिस नहीं हो पाएगा ना। उसके बाद आप इकोनॉमी है, अगेन मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट थीम्स जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, जो एक्सटर्नल सेक्टर है, या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है,
वी आर ऑलरेडी डूइंग इट एंड वी हैव ऑलरेडी डन इट अ लार्जर पार्ट ऑफ इट, तो आप वहां से कर लो, इंपॉर्टेंट थीम्स को ही यहाँ पे करना है। नाउ टेस्ट पेपर को लेके आप क्या करना कि लास्ट 10 साल का बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर आपको बनाना है। यूपीएससी का भी आप क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेना। यूपीपीएससी के भी 3-4 सालों के 5 सालों के क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ कर लेना, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस चैप्टर वाइज करना और कुछ को फुल लेंथ करना। नाउ अब ये जितनी भी बातें हैं हम लोग पूरी इन सबको मिलाकर के आपको पेपर प्रोवाइड करेंगे। 150-150 का, या कहीं जरूरत पड़ेगा तो चैप्टर वाइज जहां पे होगा वो कम, और बहुत ही जल्द वो इनिशिएटिव हम शुरू करेंगे। और उसमें हम लोग क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, और इतना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे कि देखते ही पता लग जाए कि आंसर कौन सा है। वो अगर आपके अंदर साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है तो वो बहुत ही अच्छा होगा। नाउ जनरल स्ट्रेटजी आप देखिए, कुछ भी पढ़िए क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर आप मॉनसून पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़कर आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप इंडिया में मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अदर राइट्स से कैसे डिफर करता है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरत है, क्योंकि वो आपका बेस बना देता है, उसके बाद आप डेटा को रिवाइज कर लेते हैं। नाउ आप देखिए तो जो क्वेश्चंस हैं खासकर साइंस के, इकोनॉमी के, करंट अफेयर्स के, यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत होती है। 8-8-8 का रूल फॉलो कर लीजिए। 8 घंटे तो पढ़ना ही है। अगर आप जॉब में भी हैं तो आपके लिए 6 घंटा, बट कोशिश करना आपकी जॉब का टाइम को भी यूटिलाइज कर लो आप, ठीक है। तो 8 आवर्स का आप पढ़ लोगे। 8 आवर्स आपके पास सोने के लिए और 8 घंटा आप रिक्रिएशन के लिए है, या अन्य जो भी काम करना चाहते हैं। देखो आपका अभी दुश्मन मैं बता देता हूं कौन हो। एक है सोशल मीडिया, छूना ही नहीं है यार। क्या फर्क पड़ता है अगर 3-4 महीने सोशल मीडिया नहीं चलाओगे, 3 महीने, मतलब क्या ही मैटर करता है यार गॉसिप्स बिना काम का। आप सोच के देखना, 1 घंटे गॉसिप कर लेना, और उसके बाद अगर मतलब जबरदस्ती नहीं करना है, जब कभी हो जाए तो इमेजिन करना कि आपने क्या पाया और क्या खोया, आपको समझ में आ जाएगा। ओवर थिंकिंग नहीं करना यार। यार मैं हूं साथ में, और इस बार करना ही करना है, कोई इफ बट का सवाल नहीं है। और जब ऑनेस्टी होती है, जब डेडिकेशन होता है आपके एफर्ट में और हमारे एफर्ट में, और ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो सिलेक्शन होगा ही होगा। टॉक्सिसिटी से दूर रहना है, कोई भी टॉक्सिसिटी हो, रिलेशनशिप का टॉक्सिसिटी है, यू लिटरली कांट अफोर्ड दैट, पर्टिकुलरली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते। प्लीज डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सच एक्टिविटीज। पॉलिटिक्स में मत जाना यार कि बंगाल में ममता दीदी क्यों हार गई, ममता दीदी का ये वायरल हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर इंटरटेन हो जा रहे हो 4-5 मिनट से तो, बट लार्जली आई वुड से कि अवॉइड इट, क्योंकि इसका एंड नहीं होता। आप घुसोगे तो घुसते चले जाओगे रील्स की तरह। नो, र्यूमर्स कोई भी हो उस पे अपने को नहीं पढ़ना है कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, कहाँ किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, एनीथिंग, ये आपका कंसर्न है ही नहीं। आप यहाँ बिजनेस नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग पॉलिटिक्स हियर। दीज र्यूमर्स जो होते हैं ना, ये बिजनेस और पॉलिटिक्स को ज्यादा सूट करते हैं। नाउ RRR का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को रीड करना है, रिकॉल करना है, आंख बंद करो और इमेजिन करो, याद करने की कोशिश करो कि आपने क्या पढ़ा था। रिवाइज या रिविजिट, जब जो चीजें याद नहीं आती हैं उनको जाकर के कॉपी में जहां लिखा होगा, जो आपका नोट्स होगा, उसमें देखो कि कहाँ गलती होगी। नाउ नाउ 5 ऑप्शंस आर देयर। सो आई हैव ऑलरेडी सेड कि देखो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैं उनको बार बार ये चीज बोलता हूँ कि यार मिनिमम 135 to 150 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, और इतना आपको करना चाहिए। फियरलेस एटीट्यूड आपका होना चाहिए। अगर आपका ये एटीट्यूड नहीं है ना, तो फिर दिक्कत पता है क्या आएगी आपके साथ। आप क्वेश्चन कर लोगे 125 या 120, उसमें आपके गलत हो जाएंगे 30, आपका स्कोर इमेजिन कर लो कि कहाँ आ जाएगा। उसके बाद निगेटिव काट लो 10, 40 नंबर ऐसे ही गए, 120 में से 40 गए तो आप आ गए 80 पे। और गलती हो जाती है यार, आई एम टेलिंग यू कि गलती हो जाती है, और यही कारण है कि हम मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश देखो, कंप्लीट सिलेबस का कवरेज करना, ये नहीं कि कोर सब्जेक्ट कर लिया तो बाकी चीजों को छोड़ देंगे, नहीं, कंप्लीट सिलेबस का, एंड वी आर प्लेस्ड टू डू दैट, हम कर रहे हैं। और माइनर से माइनर, माइन्यूट से माइन्यूट टॉपिक को भी कवर करेंगे। हो सकता है थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ जाए, बट स्टिल जो हमारा फोटे है, जो हम जिस तरीके से करते हैं उसको मिस नहीं करेंगे। नाउ ये एटीट्यूड लाओ ना कि एवरी डे मुझे सिर्फ 2 नंबर लाना है। अभी देखो ना 75 दिन से ज्यादा है,
आपको ये इमेजिन करना है कि हमको चाहिए सिर्फ 2 नंबर। वो कहाँ से 2 नंबर आएँगे? मुझे दो कल जितना मेरे आ रहे थे, जैसे मान लो आज अगर आप कोई टेस्ट देते हो, आपके 85 नंबर आए, 50 मार्क्स, तो मुझे कल 52 कर लेने हैं, उसके अगले दिन 54 करना है। जब 50 से 52 होना आसान होगा, हो सकता है 50 से 60 हो जाए एक दिन में, दूसरे दिन 60 से 68 हो जाए, लेकिन वो धीरे-धीरे घटेगा। बट एक ओवरऑल आपको ये माइंडसेट रखना है कि 2 सवाल एक्स्ट्रा मुझे रोज इतना पढ़ना है कि 2 सवाल एक्स्ट्रा मैं सॉल्व कर पाऊँ। नाउ ये आपको करना चाहिए 3 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। और 3 सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स इज मैंडेटरी। इसलिए मैं कह रहा हूं करंट अफेयर्स इज मैंडेटरी, क्योंकि करंट अफेयर्स हर किसी के लिए नया होता है, आपके लिए भी नया है, और भूलने की चांस बहुत ज्यादा होती है। मैं इतने सालों से करंट अफेयर्स बना रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, लेकिन अचानक से मुझे कंफ्यूजन हो जाती है जब कोई सिमिलर सी चीजें अचानक से मिलती हैं। इतनी रैंकिंग्स हैं, आप खुद सोच कर देखो कि अगर मैं रिवाइज नहीं करूं तो मैं भी भूल जाऊंगा। जैसे पीस इंडेक्स में रैंक आया, मान लो पासपोर्ट इंडेक्स में आया, फिर कौन सा कंट्री फर्स्ट किया, इनको हमेशा रिविजिट करते रहना होगा आपको। लेकिन आप मुझसे कभी भी पूछ लोगे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स, मैं कभी भी बता दूंगा, वो परमानेंट मेमोरी में जा चुका है। उसको मैं ज्यादा रिवाइज करूंगा तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट ना। रूटीन अपना सही कर लेना यार, सुबह उठने की आदत डाल लो। देखो आपका जो क्वेश्चन पेपर है, मान लो एग्जामिनेशन 12 बजे से हो रहा है, 11 बजे आपकी गेट बंद हो जाएगी, तो अपनी बॉडी का जो साइकिल है उस तरीके से आप उसको अलाइन करो। मॉर्निंग में रिवाइज करना, सुबह उठोगे माइंड फ्रेश रहता है, जल्दी जल्दी। और रिवीजन बहुत स्लो नहीं करना है, रिवीजन बहुत फास्ट करना है, राइट। आफ्टरनून में नया चीजें पढ़ना है, कोई भी चीज रीड करना है। जैसे मैं अगर मटेरियल अपलोड किया हूं तो उस मटेरियल को रीड करना है कि अच्छा ये मैगजीन इन्होंने छापी थी, इस मैगजीन के एडिटर ये थे, इस सन में थे, राइट। नाउ इवनिंग में रिकॉल करना कि जिस मैगजीन्स के बारे में पढ़ा, जिस गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा, जिन क्वेश्चंस को, पता नहीं मेरा मुंह लटपटा रहा है थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट, तो रिकॉल करने की आपको कोशिश करना है। नाउ जो लोग कल वीडियो नहीं सुन पाए थे, फॉर देम नोटिफिकेशन इन शॉर्ट, 150 questions are going to be there in your examination, I mean prelims examination। 150 questions आपके होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में छपे होंगे। यू विल हैव 2 hours ऑफ टाइम, 2 घंटे का आपके पास समय होगा। एंड दिस टाइम यू विल हैव 5 ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस आपके सामने होंगे। और इफ यू आर नॉट चूजिंग वन ऑफ दीज 5 ऑप्शंस, तो आपको नेगेटिव का सामना करना पड़ सकता है क्या, होगा 1/3 नेगेटिव। तो अगर 4 ऑप्शंस नहीं आते हैं तो पांचवा को टिक कर लेना। पांचवे में यही रहेगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, जो भी वर्डिंग्स अलग होगी, कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, या आई एम अनएबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। 7 से 31 मई आयोग को, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें टाइम देना चाहिए, क्योंकि अदर जो कमीशन से वो करती हैं, और बीपीएससी में 150 क्वेश्चन सॉल्व कर पाना 2 आवर्स में ऑलरेडी डिफिकल्ट काम है। बट मैंने कहा ना कि आपका कोशिश ही करना है कि 140, तो बस मात्र 10 क्वेश्चन का वो फर्क बचा। तो इस तरीके से अगर आयोग नहीं भी देता है तो आप क्या करोगे, तो उस कंडीशन में आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना है। बहुत ज्यादा एक्टिविस्ट बनने से कोई बात बनेगी नहीं, आप नहीं करोगे, आप एक्टिविज्म में रहोगे, दूसरा कोई करता रहेगा, और आप यहीं बैठे रह जाओगे, दूसरा कोई सिलेक्शन लेके चला जाएगा, फिर आपको वही, फिर जस का तस अगली 73वीं बीपीएससी की आप तैयारी में लग जाओगे। प्लीज ये मत करो। 7 to 31 जो मई है, ये फॉर्म भरने का टाइम है। बहुत सारे लोग जो नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं उनको डेट याद है, प्लीज याद कर लीजिए। 7 से 31 मई यानी कल से फॉर्म भरा जाएगा। 1230 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन है, बीपीएससी का स्वर्णिम युग मान सकते हैं अभी। इस चीज को आप रियलाइज करेंगे अगले साल जब नोटिफिकेशन आएगा। नाउ फोकस 100 इसलिए लिखा है क्योंकि 100 एसडीओ की सीट है, एसडीएम जो भी आप कहते हैं, जब मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं तो एसडीएम होते हैं, किसी ने पूछा था। नाउ रिजर्वेशन पे हमने बहुत डिटेल में बात कर ली है। देखो रिजर्वेशन पे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, रिजर्वेशन पे नया सर्टिफिकेट, जैसे आपका ओबीसी का एनसीएल बनवाना है या ईडब्ल्यूएस बनवाना है, तो ईडब्ल्यूएस में जैसे लास्ट 1 ईयर का देखते हैं, तो न्यू फाइनेंशियल ईयर में आप जैसे इंटर किए हो एक नया बनवा लो। अगर उस समय तक नहीं बन पाता है तो पुराना वाला आप लगा देना, बट कोशिश करो कि नया बन जाए। कि कितना ही टाइम लगता है यार, आप अपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करो, और बन करके 21 डेज का टाइम होता है। बट जो भी अंचल में आपके लोग होते हैं उनसे जा करके बोलो कि भाई मुझे अर्जेंट है, मेरा एग्जामिनेशन है। और आई हैव बीन वेरी प्रोएक्टिव इन दिस, बट आई टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। ओके, एज लिमिट बात कर ली गई है कि 20 साल भी है, 21 साल, 22 साल मिनिमम,
और 37 साल जैसे जनरल मेल के लिए, यानी कि इस एज ब्रैकेट में आप हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे विमेन के लिए 40 भी कर दिया गया है और बीसी ईबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए। नाउ क्वालिफिकेशंस की हमने बात कर दी थी कि आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, नॉर्मल ग्रेजुएट चाहिए सीसी के लिए, और बाकी अदर क्वालिफिकेशंस जैसे इस बार जो जैसे मान लीजिए कि सीडीपीओ का है, एफएओ का है, तो उसमें हमने आपको बात कर ली थी कि क्या क्वालिफिकेशंस हैं और कौन कौन से ऑप्शनल आप रख सकते हैं, और उसमें एसए की जगह पे एक पेपर होगा जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, यानी सब्जेक्टिव नेचर का पेपर होगा। तो फाइनली देखो यार, केवल स्ट्रेटजी सुनने से काम नहीं चलेगा। इवन इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई वन बाय वन, एक एक स्ट्रेटजी भी अगर आप अपना लेते हो, सपोज यू आर अप्लाइंग 30% ऑफ दीज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, तो आप देखोगे कि बहुत ग्रेजुअली ही सही बट इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया है। बट सुन करके और एक नया वीडियो लगा दोगे तो यार, आई पर्सनली फील कि मुझे मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्लीमेंट करो चीजों को। हमारी पॉलिसीज भी इसीलिए धरातल पे नहीं लागू हो पाती हैं क्योंकि हम बनाते बहुत अच्छा है, बट सॉरी, मतलब लागू नहीं हो पाती हैं क्योंकि हम बनाते तो अच्छा है बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। वो काम आपका इंडिविजुअल ये गोल है, या आपकी लड़ाई है, और आपको खुद लड़नी पड़ेगी। हम हो या कोई हो, आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको सही कंटेंट तक पहुंचा सकता है। ये पढ़ो, ऐसे करो, करना आप ही को पड़ेगा। अगर मुझे ड्राइविंग सीखनी है तो कोई कितना भी मुझे बता दे कि ड्राइविंग ऐसे होगा, वो उससे मुझे ये सीख लेना है कि हाँ, गियर ऐसे चेंज करना है। मुझे ये सीखना है कि स्टेयरिंग कब जो है कितना घुमाना है, कितना नहीं घुमाना है, ब्रेक कितना धीरे मारना है, वो शुरुआत गाइडेंस मुझे दे देगा। उसके बाद मुझे प्रैक्टिस करके ही सीखना है। यही काम आपको यहाँ भी करना है। थैंक यू सो मच।